नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और रामबाण के डे नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों, थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब हम नहाने चले गए थे और सोचे भाई कि आप लोग की क्लास जो है वो नहाने के बाद बहुत अच्छे से, बहुत जोश के साथ, बहुत जुनून के साथ हो। इसलिए प्यारे बच्चों थोड़ा सा लेट हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। और चलिए जल्दी से मेरे बच्चे सब लोग लाइव आ जाएं। मेरे साथ जुड़े हैं नीतीश कुमार जी, राकेश कुमार जी, शुभम कुमार जी, रोहित कुमार जी हैं और सुधांशु कुमार हैं, अखिलेश कुमार जी हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। एक बार आप लोग सभी लोग अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, क्या नाम है आपका। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दीबाजी में अपना अपना नाम लिख कर भेजिए। एक बार देखें बच्चों, बहुत दिनों के बाद मन कर रहा है जानने का अपने बच्चों के बारे में। पीयूष कुमार जी, संदीप कुमार हैं, शैलेश कुमार जी हैं, दिलखुश हैं, गौतम हैं, रागिनी हैं, अमित कुमार जी हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए तो हम लोग आज के इस प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही जुनून के साथ। प्यारे बच्चों, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहा था, इसलिए मैं आप लोग की लाइव सेशन में नहीं जुड़ा था। पर आज से हम लोग फिर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार सब लोग प्यारे बच्चों, एक बार फिर से पावर ऑफ डीओसी दिखना चाहिए। इस प्यारे से सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, SHARE शेयर। यानी बच्चों एक एक विद्यार्थी के पास ये सेशन पहुंचना चाहिए। अगर अभी स्टार्टिंग में इस सेशन में जुड़े बच्चों की संख्या 6000 है तो मिनिमम मेरे विद्यार्थी जी कम से कम 12 से 15 हजार बच्चों के पास तो ये सेशन पहुंचना ही चाहिए। थोड़ा सा आज ये हो गया था, क्लास 6:30 बजे मैंने किसी और दिन क्लास लिया था और गलती से वही मैसेज आप लोग के ग्रुप में चला गया था कि ये क्लास 6:30 बजे होगी, गलती से चला गया था। एक्चुअली इस क्लास का टाइम 6 बजे ही है बच्चों, है ना। चलिए तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और कहते हैं अब सबका सपना पूरा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हमारे एग्जाम में आते हैं सब में टोटल में से टोटल मार्क्स लाना है हमें रामबाण की क्लास में। और डे नंबर आज हमारा 7 होने वाला है ऑल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव का मेरे बच्चे 230 में से 230 अंक का। एक बार अगर आपने डे नंबर 6 तक देख लिया है तो एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजना सभी लोग कि गुरुजी हम लोगों ने डे नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। प्लीज एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर भेजिए अगर आपने डे नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है ना, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सबने कंप्लीट कर रखा है। सबने कंप्लीट कर रखा है। आइए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे और सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, श्री गणेशाय नमः। उसके बाद प्यारा सा मोटिवेशन मेरे बच्चे, माँ शारदे का भी आशीर्वाद लेना है। जय माँ शारदे। मोटिवेशन है, अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। कहते हैं जब तक ये 15 दिन होगा हम लोग इस शायरी को पढ़ेंगे। अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। अब हाँ, रामबाण, तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है। बच्चों तांडव की क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है कमेंट बॉक्स में लिखना। तो डेली ये क्लास सुबह 6 बजे होती है और रामबाण की क्लास शाम को 6 बजे होती है। तो याद रखिएगा दोनों क्लास का टाइम एक है सुबह 6 बजे, एक है शाम को 6 बजे, है ना। और आज आप लोग को नोट्स मिलने वाला है। किस विषय का नोट्स मिलेगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो आज बच्चों क्योंकि आज आप लोग का क्लास कोर्स में बायोलॉजी खत्म हुआ है तो आज आप लोगों को बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा, है ना। जो बच्चों है ना ऑब्जेक्टिव का पहले मिल गया था बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी का नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का पहले मिल गया था, अब बच्चों सब्जेक्टिव का मिलने वाला है। ठीक है ना, आर यू रेडी? सब लोग तैयार हैं बच्चों, सेशन को शुरू करते हैं। तो जल्दी से बच्चों सब लोग यस यस लिखकर भेजेंगे, रेडी हैं। तो पहला क्वेश्चन, अपने फोन को थोड़ा सा दूर रख दीजिए, एक बार पोल कर दीजिए आप लोग, है ना, कि हाउ इज द जोश। आज के सेशन को लेकर कितना जोश है आपके अंदर। हाँ सर इस बार मैथ का अस्पताल नहीं होगा। हाँ बच्चों मैथ का अस्पताल होगा, 5 तारीख को हम लोग मैथ का अस्पताल लेकर आएंगे। ठीक है ना। एक बार सब लोग पोल कर दीजिए बच्चों, सब लोग पोल कर दीजिए हाउ इज द जोश। आज के सेशन को लेकर 11,000 बच्चों ने लगभग पोल किया है। जहां आप कमेंट करते हैं वहीं पर पोल का ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से सब लोग पोल कर दीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। और आज हमारा बच्चों डे नंबर 7 है और इसके बाद हमारी कितनी क्लासेस बचेंगी और बच्चों बताओ। आज अगर हमारा डे नंबर 7 है तो इसके बाद और हमारी 8 क्लासेस बची रहेंगी, याद रखना, क्योंकि टोटल मैंने 15 क्लासेस कही हैं इस सेशन इसमें रामबाण में।
तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 8 क्लासेस हमारी शेष रह जाएंगी। डे नंबर 6 में हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे संबंधित आपके सामने 10 क्वेश्चन। पहला सवाल है कि सिरका में सा अम्ल पाया जाता है। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि सिरका में जो अम्ल होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, है ना। क्या होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? जो धातु के ऑक्साइड होते हैं हम लोग उसे किस प्रकार का ऑक्साइड कहते हैं? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं हम उन्हें भस्मीय, क्या बोलते हैं? हम उन्हें भस्मीय या मेरे बच्चे क्षारीय ऑक्साइड, है ना, भस्मीय या क्षारीय ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया था। अगला सवाल आप लोग याद रखेंगे, सवाल पूछा गया है मेरे बच्चे कि पी के किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? बच्चों मूल वास्तविक एवं समान होंगे पी के किस मान के लिए? थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। आप लोग देखेंगे वास्तविक और समान होने के लिए डी बराबर 0 चाहिए, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर बी का मान -2 का होल स्क्वायर 4, ए का मान p है और ये 3 है, बराबर का 0 होगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 तिया 12 p बराबर 0, 4 बराबर 12 p लिखेंगे तो p बराबर 4/12। तो मेरे बच्चे 1/3 मेरा आंसर आ रहा है। 1/3। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे क्या 1/3 सही है? 1/3 सही है आंसर। अगला सवाल है द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके विवेचक का मान बताइए। आप सब लोग जानते हैं कि विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा फास्ट करेंगे फटाफट स्पीड में। तो बच्चों b का मान देखेंगे, b का मान है -4, लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर 4, a का मान 2 है, c का मान 3 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 दूनी 8 तिया 24 होता है, 16 में से 24 गया तो -8 हमारा आंसर होगा। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर -8 हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे मेरे विद्यार्थी जी। चलिए गुरुजी मेरा एसएसटी बहुत कमजोर है। भैया एसएसटी कमजोर है तो पढ़ना पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां नंबर सवाल है, लास्ट 5वां नंबर सवाल है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है? सबसे अच्छा माध्यम, विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम किसको माना जाता है? तो मैंने पढ़ाया था विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम मुद्रा को माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो, ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? आप याद कीजिए, हार्टले विदर्स, ऐसे मैंने लिखा था ना कि मेरे बच्चे हार्टले विदर्स ने, किसने, है ना, हार्टले, है ना, हार्टले विदर्स ने ना, हार्टले विदर्स ने कहा था ना कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, है ना, हार्टले विदर्स ने कहा था। यानी बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा गया है गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? मेरे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। थोड़ा स्पीड में, है ना मेरे विद्यार्थी जी। गुणाकर मूले का जन्म वर्ष 1823 गलत है, 1907 गलत है, 1935 जिन बच्चों का आंसर है वो 100% सही है मेरे बच्चे। गुणाकर मूले का जन्म वर्ष 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? तो याद कीजिएगा रामायण की रचना में हुई है, मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट है शिक्षा संस्कार कितने हैं? मेरे बच्चे हमने कुल संस्कारों की संख्या 16 पढ़ाई है, जिसमें मैंने बताया होगा कि शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार से करते हैं? तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। टोटल मिलाकर कुल 10 है ना, कुल 10 सवाल थे जो हमने रामबाण के पिछले वाले लेक्चर से कंप्लीट किया है। कृपया आप लोग मुझे बताएंगे कि 10 में से मेरे बच्चों ने कितना सही किया है। मुझे भरोसा है कि 10 में से 10 किया होगा आप लोगों ने। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। और चलिए बच्चों रामबाण डे नंबर 7 में हम लोग बच्चों अपना कदम रखते हैं, डे नंबर 7 में अपना कदम रखते हैं और देखते हैं, है ना, पूरे क्लास में जोश भरे रहना, पूरे क्लास में बच्चों पूरे पावर में रहना है आप लोगों को। स्टार्ट करें, चलो नेक्स्ट बच्चों, है ना। चलिए वॉइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? कोई इशू आ रहा है वॉइस में क्या? ठीक है, कोई इशू आ रही है वॉइस में क्या? बताओ, है ना। हाँ बताओ, कोई इशू आ रही है क्या वॉइस में? ठीक है सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग ओके? ओके बच्चों, ओके 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 लिखकर भेजना सब लोग कि ओके है सर। बताओ सब ठीक है, ओके है सब कुछ? ओके, वॉइस ठीक है, वॉइस ठीक है मेरे बच्चे? ओके लिखकर भेजो, सब कुछ ठीक है तो ओके 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 जल्दी से।
ओके गुरुजी, ओके ओके, कुछ नहीं गड़बड़ है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। लो भैया, सब ठीक है, कर लो बात। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों हम लोग रामबाण 7 में साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, आप लोग को पता होगा कि साइंस में हमने बोल रखा था कि भैया आज हम लोग मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं मानव नेत्र के सवाल में क्या लगाते हैं। पहला सवाल पूछा गया है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। मैंने बताया था वास्तविक उल्टा बड़ा कभी नहीं हो सकता है, वास्तविक उल्टा और छोटा मेरे बच्चे नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा। याद रखिएगा मनुष्य के नेत्र में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य के नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो होता है हम उन्हें कॉर्निया कहते हैं। मनुष्य के नेत्र का जो रंगीन भाग होता है हम उन्हें आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। मेरे बच्चे हमारी आंखों में जो वो ब्लैक कलर का छिद्र होता है उसे हम लोग पुतली कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग पुतली कहते हैं। मनुष्य के आंख में जो लेंस लगा होता है वो जो है ना, मनुष्य के आंख का जो लेंस है हम उसे नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। और यह नेत्र लेंस किस लेंस की तरह काम करता है? तो यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है। मानव के नेत्र का व्यास कितना होता है? मानव के नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव के नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। एक आंख से पूरी दुनिया कैसी दिखती है? तो एक आंख से पूरी दुनिया मेरे बच्चे द्विविमीय दिखती है, द्विविमीय दिखती है, द्विविमीय दिखती है। और बच्चों कितना डिग्री दिखता है? एक आंख से 150 डिग्री दिखता है। दो आंख से मेरे बच्चे पूरी दुनिया त्रिविमीय दिखती है, त्रिविमीय दिखती है। और 180 डिग्री से है ना, 180 डिग्री टोटल दिखती है। दोनों आंखों से 180 डिग्री दिखती है। याद रखना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मैंने पढ़ाया था बच्चों कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अगर हम अधिकतम दूरी की बात करें, अधिकतम दूरी की बात करें तो सब लोग बताएंगे अधिकतम दूरी बच्चों अनंत होती है। इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दृष्टिपरास। क्या बोलते हैं? दृष्टिपरास। न्यूनतम और अधिकतम के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। ये हमेशा हमेशा याद रखना बच्चों। सवाल संख्या पूछा है 3, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? एक नेत्र किसी के पास है भाई 150 से बेसी नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। आखिर मनुष्य के नेत्र में वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वह फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है? ऑप्शन ए समंजन क्षमता, ऑप्शन नेत्र लेंस का मोटा होना, नेत्र लेंस का पतला होना, सिलियरी पेशियों का सिकुड़ना। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, फोकस दूरी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो बच्चों रीजन है समंजन क्षमता। क्या होती है? समंजन क्षमता की वजह से ही ऐसा हो सकता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जाता है? रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब मेरे बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? परितारिका के द्वारा, पक्षमाभी पेशी के द्वारा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा या काचाभ द्वारा? तो मेरे बच्चे हाँ, प्रतिबिंब तो लेंस के द्वारा ही बनता होगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा। तो रेटिना वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस है ना, तो मेरे बच्चे अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है। ये बच्चों नोट कर लीजिएगा, 2026 में ये क्वेश्चन 100% आएगा। बहुत हल्का है और बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है, ये सबको पता है। अगला सवाल है, आंख व्यवहार होता है यानी की तरह व्यवहार करता है। गलती मत कीजिएगा, आंख हमेशा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की मानव भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह भाग कौन सा है? अलग अलग तरीके से पूछा गया वही क्वेश्चन है मेरे बच्चे, दृष्टि पटल या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मेरे बच्चे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? सर साउंड प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो गया साउंड मेरे? साउंड तो सब कुछ बढ़िया था, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बढ़िया है। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, क्या सब कुछ बढ़िया है बच्चों, है ना? अरे भाई अच्छा था सब कुछ, क्या हो गया? हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, अरे भाई अच्छा था सब कुछ, क्या हो गया? हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, मुझे तो दिख रहा है। चलो चेक करो चेक करो चेक करो, बढ़िया है।
हाँ, थोड़ा बहुत इशू हुआ होगा, वो माइक मतलब गिर गया था एक बार, मुझे लगता है एक बार गिर गया था। सब कुछ ठीक है? बताइए जल्दी से। अरे नो प्रॉब्लम भाई, बढ़ते हैं। तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है मेरे बच्चे, वो वास्तविक और उल्टा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? अगर किसी वस्तु को आंख के सामने रखा जाए और फिर आंख के सामने से हटा लिया जाए, देखा हटाया, फिर भी वो कितने सेकंड तक हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर वो बना रहता है? मेरे बच्चे कहना 1/16 सेकंड तक, याद रखना, मैंने पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? हमारे मनुष्य के नेत्र का जो रंगीन भाग है बालक, वो क्या है? वो हमारा परिताड़िका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस भी कहते हैं अंग्रेजी में। आइरिस ही रंगीन भाग होता है मानव के नेत्र का। मेरे बच्चे कहते हैं कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष में हम किसका प्रयोग करते हैं? दीर्घ को ही हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। मैंने बताया था 2 अक्षर का है, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष में अवतल का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को जरा दृष्टि दोष हो जाए, लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी या इसी को बोलते हैं बाईफोकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, मेरे बच्चे, अगर किसी व्यक्ति को अबिंदुकता हो जाए तो फिर किसका प्रयोग करते हैं? तो कहते हैं बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को, मेरे बच्चे, अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाए तो क्या करते हैं? गुरुजी, अगर किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाए तो फिर ऑपरेशन करते हैं। हैं। अगर मेरे बच्चे बताओ किस विटामिन की कमी से मेरे बच्चे रतौंधी बीमारी होती है? तो याद रखना है विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। हमारे पेपर में ये सारे सवाल कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, किस दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग हम किस में करते हैं? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग बच्चे, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है जरा दूरदर्शिता में, यानी ऑप्शन नंबर सी में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 के पेपर में बैठेंगे, फटाफट आंसर करके निकलना, फटाफट आंसर निकलेगा। मेरे बच्चे, मैंने बताया था कि लाल का, हमने ट्रिक लिखाया था कि लाल का केवल बोलो लाल का केवल क्या अधिक होता है? बताओ। तो तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। बाकी सब क्या होगा? जल्दी बताओ। बाकी सब किसका अधिक होता है? बाकी सब मेरे बच्चे, बाकी सब कम है ना। लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, बाकी सब कम होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। अगर पूछा गया होता बच्चों कि कम किसका होता है, कम, तो कम में हम कहते हैं बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होता है। मेरे बच्चे याद रखना है ना, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बताओ मेरे बच्चे कि जो हमारा आकाश है उसका रंग कैसा होता है? जो आकाश है उसका रंग कैसा होता है? गुरुदेव, नीला होता है। कारण बता सकते हैं? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मेरे बच्चे, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आकाश कैसा दिखता है? उसको आकाश मेरे बच्चे काला दिखता है, याद रखना, काला दिखता है। पूछा जाए मेरे बच्चे क्या दिखता है? काला, है ना। ये कैसा दिखता है? काला दिखता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन के विषय में सवाल पूछा गया है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल का केवल तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बाकी न्यूनतम लाल का होगा। विचलन लाल किसका होता है मेरे बच्चे? तो लाल का विचलन न्यूनतम होता है। अधिकतम पूछा जाएगा तो बैगनी का। आकाश का नीला रंग होने की घटना का परिणाम है। आकाश का रंग आखिर नीला होता है, वो किस घटना का परिणाम है बताएंगे? तो मेरे बच्चे सबसे पहले कमेंट कीजिए, सबसे पहले। आज देखते हैं, आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। तो मेरे बच्चे आज दम दिखाना है आपको कि आपसे पहले, चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, चाहे आप अपनी कॉपी में लिखो, चाहे अपने मन में बोलो, क्वेश्चन आए आंसर तैयार, क्वेश्चन आए आंसर
तैयार? बोलो करोगे? जल्दी से हाथ उठाकर बोलो यस गुरुजी, है ना? जल्दी बताओ यस गुरुजी। थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ेंगे, समय बचेगा तो कुछ और भी क्लास हो सकता है। बोलो जल्दी से, फास्ट करोगे, है ना? सबसे पहले या तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, या तो कॉपी में लिखना है, या तो मन में बोलना है, लेकिन सबसे पहले बोलना है। ये मानसिकता अपने अंदर डेवलप कीजिए कि सर क्वेश्चन आया, आज तुरंत आंसर बोलेंगे। रोज आराम आराम से पढ़ते हैं, अलग बात है, पर आज जल्दी जल्दी आंसर बोलना है ना? आज बहुत फास्ट में आंसर करना है। सब लोग बताओ फटाफट से। इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चों कमेंट्स मेरा स्क्रॉल भी नहीं हो रहा, हिल भी नहीं रहा कमेंट, है ना? जल्दी बताओ, करोगे स्पीड में? तो बहुत फास्ट आंसर करने हैं, बहुत फास्ट आंसर करने हैं मेरे सभी बच्चों को। चलो भाई, यस यस लिखकर भेज दिया। एक बार पूरा कमेंट सेक्शन भर चुका है। कहते हैं हमने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आकाश का रंग नीला होने की घटना है, मैंने बताया था प्रकीर्णन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो याद कर लीजिएगा, पेपर में काम आएगा। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है 380 nm बच्चों, है ना मेरे बच्चे। और तरंग दैर्ध्य को मांगा, है ना, मापते हैं एंगस्ट्रॉम में। किसमें बच्चों, है ना? तो एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब ये क्वेश्चन जिसको याद नहीं है, समझिए वो पढ़ता ही नहीं है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। और मेरे बच्चे, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म का आकार कैसा होता है? प्रिज्म त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। अगला सवाल देखते हैं, वास्तविक सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है? वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है? हमेशा याद रखिएगा 2 मिनट का अंतर होता है, हमेशा हमेशा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? एक क्वेश्चन को इतनी बार मैंने पढ़ाया है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस परिघटना को दर्शाता है? तो टिंडल प्रभाव मेरे बच्चे प्रकीर्णन। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल गलत है, अपवर्तन गलत है। टिंडल प्रभाव हमेशा प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो तरंग दैर्ध्य है उसको सामान्यतः किस में व्यक्त करते हैं? जल्दी बताओ फटाफट से। तो मेरे बच्चे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट बच्चों, समाप्त हो गया। तो आज इस चैप्टर में 22 क्वेश्चंस थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों ने 22 में से 22 सही किया होगा। शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो बच्चों एक आध गलत किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत हल्का था जो पेपर में पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन था। रघुवंश कुमार जी, राकेश कुमार जी, सुधांशु कुमार, ना विष्णु कुमार हैं, चांदनी कुमारी हैं, राकेश कुमार जी हैं, अभिनव कुमार हैं। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बढ़ते हैं हम लोग आगे, और आगे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा इकोनॉमिक्स है। क्या है? इकोनॉमिक्स है बच्चों। और जरा सा आप लोग आंसर करना है इसमें इकोनॉमिक्स में फटाफट से। इकोनॉमिक्स का देखते हैं, पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे विद्यार्थी जी इकोनॉमिक्स का। मुझे लगता है इकोनॉमिक्स से पहले मुझे मैथ्स करने चाहिए थे, क्योंकि इसके आंसर मेरे पास है नहीं। लो भाई, मदद करोगे आप लोग? मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं, मेरे पास आंसर नहीं है आज। मेरे पास क्या नहीं है बताओ? मेरे पास क्या नहीं है? आंसर नहीं है। क्या आप लोग क्या आप लोग मदद करोगे? मदद करोगे? बोलो हाँ। क्योंकि मैं बच्चों 3 साल से एसएसटी पढ़ाना छोड़ चुका हूँ। ये मेरा तीसरा सेशन होगा जब मैं एसएसटी पढ़ाना छोड़ चुका हूँ। क्या आप लोग मदद करोगे? यस गुरुजी करेंगे। तो करना भाई, मुझे आंसर सब पता नहीं है कि मैं 3 साल से पढ़ना छोड़ चुका हूँ, है ना। मैं एसएसटी पढ़ाना 3 साल से छोड़ चुका हूं। ये मनीष सर का काम है, तो जरूर मदद करना आप लोग मेरी। आंसर सीट मेरे पास ऐसे होता है डेली, सर देते हैं, पर आज नहीं मिला है मुझे। तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाती है? तो याद कीजिएगा, सबसे पहली बात है कि नरेगा में मेरे बच्चे 100 दिनों तक रोजगार, ये तो मुझे याद है, 100 दिनों तक रोजगार मिलता था। अब इसका नाम भी बच्चों चेंज हो गया है, पर आपको उससे अभी मतलब नहीं है, फिलहाल देखना है। और अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि नरेगा की शुरुआत मेरे बच्चे कब हुई थी? पहला क्वेश्चन ये कब हुई थी, और दूसरा किस जिले से हुई थी? 2 प्रश्न का आंसर मुझे चाहिए कि नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी और किस जिले से हुई थी। 2 क्वेश्चन का जवाब मुझे चाहिए प्लीज प्लीज प्लीज। 2006 में, बहुत बढ़िया लिखा है गुरुदेव, 2006 में किस जिले से हुई थी नरेगा की शुरुआत? सबसे पहले बहुत सारे बच्चे 2005 कह रहे हैं, कुछ लोग 2006 क्यों कह रहे हैं भैया मेरे? राजस्थान से ना, बहुत सारे लोग राजस्थान लिख रहे हैं। क्या सही उत्तर है बताना फटाफट से। सर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। लो भैया, मार हो जाएगा आज कमेंट बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स में मार हो जाएगा, लिखना आप लोग इसके लिए, ठीक है ना। और नरेगा के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का जो है इसके साथ में नाम जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे। मनरेगा, ऐसे तो नरेगा होता है, इसमें मनरेगा होता है मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे लिखा गया है, आगे लिखा गया कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन से हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन से? ज्ञान है ना, ज्ञान है, ज्ञान, नॉलेज, कौशल को स्किल बोलते हैं, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। ये सब मानव पूंजी के, ये सभी मानव पूंजी के क्या है, घटक हैं बच्चों। अगर आपके जीवन में एक्सपीरियंस हो, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो या खराब एक्सपीरियंस हो, क्या वो भी पूंजी है कि नहीं है? मैंने एक बहुत प्यारी सी शायरी आज लिखी है, मैं ऐसे बैठा हुआ था, मैंने सोचा मैं कभी लिखता हूं बच्चों थोड़ा बहुत, तो मैंने एक बहुत ही प्यारी शायरी लिखी है। अगर आप लोग अगर मुझे इजाज़त दोगे सुनाने का तो मैं सुनाऊंगा। आज मैंने अपने व्हाट्सएप पर लगाया था, अगर आप लोग इजाज़त दोगे कि सर सुना दो तो मैं सुना दूंगा। मैंने एक बहुत ही प्यारी सी शायरी लिखी है मेरे बच्चे की, कुछ इस कदर सौदे कहते हैं कुछ इस कदर सौदे कर गया वक्त ने, कुछ इस कदर सौदे कर गया वक्त ने मुझसे, कुछ इस कदर सौदे कर गया वक्त ने मुझसे, तजुर्बे देकर मासूमियत ले गया, है ना। कहते हैं तजुर्बे देकर मासूमियत ले गया। तो जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी आपके जीवन में जब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा ना। क्या मिलेगा? है ना, तजुर्बा, खाली आपको तजुर्बा मिलेगा मेरे बच्चे, यानी कि वहां से आपको सीख मिलेगी। और धीरे धीरे जितना ज्यादा मासूम अभी आप लोग हैं, जितना ज़्यादा आप लोग अभी मासूम हैं, धीरे धीरे आपकी मासूमियत कम होते जाएगी, धीरे धीरे आपकी मासूमियत कम होते जाएगी। क्योंकि जब आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे, आपके साथ बहुत कुछ होगा लाइफ में, फिर आपके लाइफ मतलब आपकी मासूमियत कम होते जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों समय ने कुछ इस कदर मुझे वो किया ना। नेक्स्ट है बच्चों, जवाहर रोजगार है ना योजना शुरू हुई थी 2025 में भी पूछा गया है। जवाहर रोजगार योजना मेरे बच्चे कब शुरू हुई थी? तो मुझे याद है मैंने पढ़ाया था 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इसमें कौन सी सेवा ऐसी है जो सरकारी नहीं है? सैन्य सेवा सरकारी है, वित्त सेवा मेरे बच्चे, मॉल ना, वित्त सेवा, रेल सेवा, मॉल सेवा सरकारी नहीं। आप देखते होंगे जहां तहां बच्चों मॉल खुल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास बच्चों परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? प्लीज कंप्लीट आंसर कीजिएगा। आप लोगों ने वादा किया था कि संजय सर आज हम आपके साथ आंसर करेंगे, सबसे पहले आपको आंसर सही बताएंगे, तो बताइए। तो बच्चों ए और बी दोनों सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के साथ मेरे बच्चे कहते हैं न रेगा है, तो इसमें म जोड़ दिया तो बन गया मनरेगा। तो म यानी बच्चों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? आर्थिक आधारभूत संरचना, आर्थिक इकोनॉमिकल मेरे बच्चे, आर्थिक इकोनॉमिकल मेरे बच्चे आर्थिक आधारभूत संरचना है। तो वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक है ना। तो बच्चों शिक्षा आर्थिक में नहीं आता है ना, स्वास्थ्य नहीं आता है, नागरिक नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पर वित्त होगा बच्चों, वित्त। यहाँ वित्त होना चाहिए, वो हर्षिकर और तो होना चाहिए, वित्त यानी कि फाइनेंशियल। ऑप्शन नंबर ए, विच नहीं वित्त होना चाहिए, वित्त होना चाहिए। ऑप्शन ए में वित्त होना चाहिए, वित्त होना चाहिए। नेक्स्ट है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानव की पूंजी कैसे बनता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवाएं, या आवास, या शिक्षा एवं प्रशिक्षण, या इनमें से सभी, है ना बच्चों। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवा देकर के मानव पूंजी बना सकता है, आवास बच्चों, या शिक्षा प्रशिक्षण। तो मैं कहूंगा कि ये सभी ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? सकल घरेलू उत्पादन को जीडीपी कहते हैं, सबसे अधिक योगदान किसका है? तो बच्चों देखो, लोग काम कर रहे हैं सबसे अधिक, अभी जो लोग कार्य कर रहे हैं वो सबसे अधिक सेवा क्षेत्र में कर रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक याद है कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान मेरे बच्चे कार्य कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पर जीडीपी का योगदान बच्चों सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का होना चाहिए। क्या कहती है पब्लिक बताओ? क्या कहती है पब्लिक बताओ? क्या कहती है पब्लिक? आशुतोष कुमार जी, अजित कुमार जी, अंकेश कुमार जी, राकेश कुमार, जल्दी बताओ क्या कहती है पब्लिक बताओ। तो देखो सबसे अधिक जो योगदान होना चाहिए है ना घरेलू उत्पादन में, वो सेवा क्षेत्र का होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। बच्चों देखो ऐसी बेरोजगारी जो आदमी को लगे भी नहीं कि हम बेरोजगार हैं। हम लोग देखते होंगे हमारे पापा किसान हैं, है ना। अगर बच्चों पापा किसान है तो आप देखते होंगे कि पापा मेरे बच्चे पूरा सब दिन खेती में लगे रहते हैं और लास्ट में हमें 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए
1 या 2 लाख रुपए ही प्रॉफिट हो, मतलब कि आता है टोटल। अब इसमें 1 साल दे देते हैं लोग, तो यहां पर बेरोजगारी है बच्चों, और छिपी हुई बेरोजगारी किसमें है? तो बच्चों कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी है, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संगठन ना संरचना का अंग है? गैर आर्थिक, नॉन इकोनॉमिकल। मेरे बच्चों गैर आर्थिक में कौन आएगा? ऊर्जा, बच्चों पैसा से जुड़ा है। यातायात पैसा से जुड़ा है। संचार पैसे से जुड़ा है। जो गैर आर्थिक है वो क्या है? तो शिक्षा को हमेशा ही गैर आर्थिक माना गया है, गैर आर्थिक है ये। अगला, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? लो भैया फंस गए। ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो दो को तो आप लोग बोलते ही नहीं, बस दो ऑप्शन में लेकर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि मनरेगा की शुरुआत बच्चों किस राज्य से हुई थी, है ना। तो मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी, ठीक है ना। मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी, राजस्थान से नहीं बच्चों, नहीं नहीं नहीं। तो मनरेगा की शुरुआत कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बेरोजगारी, है ना, निम्नलिखित में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? इनमें कौन सी ऐसी बेरोजगारी है जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था मेरे बच्चे, ऑप्शन ए है छिपी बेरोजगारी, ऑप्शन बी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो मुझे लगता है दोनों होना चाहिए कि छिपी और मौसमी दोनों बेरोजगारी कहां पर है? दोनों बच्चों हमारे कृषि क्षेत्र में। छिपी बेरोजगारी तो 100% है और मौसमी भी है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक में बच्चों हम लोग किसको रखेंगे? शिक्षा को नहीं रख सकते, स्वास्थ्य को नहीं रख सकते, यातायात को नहीं रख सकते हैं, सॉरी नागरिक सेवा को नहीं रख सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ यातायात को। यातायात ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? ये हमारा क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना है। अगला सवाल देखते हैं, पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़े होंगे ना बच्चों कि बच्चों मेहनत का पारिश्रमिक क्या होता है? तो मेहनत, हमारे पापा दिल्ली में पहले काम करते थे तो उन्हें क्या मिलता था? मेहनत का पारिश्रमिक मिलता था मजदूरी बच्चों, है ना, मजदूरी बच्चों, मजदूरी। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पापा दिल्ली में काम करते हैं? हाथ उठाओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा या भैया या चाचू कोई दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली में जाकर मेहनत करते हैं? बताओ, दिल्ली में मजदूरी करते हैं मेरे बच्चे, है ना, दिल्ली में मजदूरी करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति दिल्ली में जाकर मजदूरी करता है, गुजरात में जाकर मजदूरी करता है, मुंबई में जाकर मजदूरी करता है, आज आपको प्रण लेना है कि आपको ये सिस्टम बदल देना है मेरे बच्चे। आपको मेहनत करके, आपको खूब मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है, लेकिन ये दिन बच्चों नहीं रहने देना है। अपने पापा को घर से बाहर जाने से रोकना है। आपके पापा आपके साथ रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे बच्चों। तो आज आप प्रण लीजिए, आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद आपको वो दिन लाना है जब आपके पिताजी बाहर काम करने नहीं जाएंगे बच्चों। तो मेहनत का क्या होता है? मजदूरी। मेहनत का परिश्रम में क्या होता है? मजदूरी होता है। और अगर हम पूंजी देते हैं तो पूंजी का क्या होता है? पूंजी में हमें बच्चों क्या मिलता है? पूंजी का मेरे बच्चे ब्याज मिलता है। क्या मिलता है? पूंजी का ब्याज मिलता है। तो लगान मिलता है जमीन का। लगान बच्चों किसका पारिश्रमिक है? जमीन का। मजदूरी किसका पारिश्रमिक है? मजदूरी है मेहनत का। मेरे बच्चे ब्याज किसका है? तो ब्याज है मेरे बच्चे पूंजी का। ब्याज किसका है? पूंजी का है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? मेरे बच्चे पूंजीगत वस्तु का उदाहरण देखेंगे, ट्रैक्टर है, उपकरण है, मशीन है, ये सब तो पूंजीगत वस्तु है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पूंजीगत है सब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? मेरे बच्चे आर्थिक में क्या आएगा? कुशल प्रशासन। ये मेरे बच्चे आर्थिक में क्या आ जाएगा? स्वास्थ्य सुविधाएं, नहीं, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कुशल प्रशासन, ये आर्थिक में नहीं है। ये संचार जो है ये आर्थिक में आता है। ऑप्शन ए सही है मेरे बच्चे। समाप्त हो गया। तो 17 क्वेश्चन इस चैप्टर से थे, कुल मिलाकर 17 क्वेश्चन थे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरे बच्चों ने 17 में से 17 क्वेश्चन सही किया होगा। देखो एसएसटी में एक आध मिस्टेक आज हो सकता है, मैं फिर से कहूंगा कि मेरे पास आंसर सीट नहीं है और मैं पिछले 3 साल से एसएसटी का टीचर नहीं हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं एसएसटी। पर हाँ, अभी रामबाण में इसलिए आप लोग को करवा देता हूं ताकि सब चीज की तैयारी साथ में होती रहे, सब विषयों की तैयारी साथ में होती रहे, इसलिए मैं आप लोग को करवा रहा हूं। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 मेरे बच्चे बहुत प्यारा सा चैप्टर है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? इनमें से विदेशी ब्रांड कौन सा नहीं है? प्लीज एक बार स्पीड में कमेंट बॉक्स में लिखना। देखो, हुंडई है, टोयोटा है, फोर्ड है, टाटा है। टाटा विदेशी नहीं है, अपनी भारत की कंपनी है मेरे बच्चे। अगला है आर्थिक ना, भारतीय आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को। मेरे बच्चे NEP, एन से होता है, एन से होता है मेरे बच्चे क्या, है ना, एन से नहीं, NEP नहीं हो रहे, नहीं हो, ये नहीं होगा, है ना,
वैश्वीकरण का ग्लोबलाइजेशन होता है इंग्लिश में, निजीकरण का प्राइवेटेशन होता है, उदारीकरण का क्या होता है, उदारीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लिबराइजेशन, है ना, एलपीजी बच्चों, उसको शॉर्टकट में बोलते हैं एलपीजी, एल से होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मेरे बच्चे ये सबको जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा 2026 में छाप लीजिएगा, वैश्वीकरण के कुल 5 अंग होते हैं, छाप लीजिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, नई आर्थिक नीति का अंग कौन सा नहीं है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, जो नहीं है उसका नाम है राष्ट्रीयकरण, यानी बच्चों हमारा राष्ट्रीयकरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बच्चों ऐसी कंपनी जो अधिक से 2 से अधिक देशों में या बच्चों अपना क्या करती हो, है ना मेरे विद्यार्थी जी, है ना, जल्दी बताओ फटाफट से कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो बहुत सारे राष्ट्रों में अपने सामान को बना रही हो और बेच रही हो। कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी में फोर्ड कंपनी है, कोका कोला है, सैमसंग है, ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, मैंने 10 बार पढ़ाया है मेरे बच्चे कि 1995 में हुआ था बच्चों, 1995 में, ऑप्शन नंबर ए होगा 19 ना। और बच्चों भारत, अगर हम पूछें कि भारत डब्ल्यूटीओ जो विश्व व्यापार संगठन है इसका बच्चों सदस्य कब बना था, इसका सदस्य भारत कब बना था, तो भारत भी 1995 में ही सदस्य बन गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नोट कर लीजिएगा 2026 में पक्का पूछा जाएगा, इसका मुख्यालय मेरे बच्चे स्थित है कहाँ पर, जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। अगर सरकार अपने नियंत्रणों को, सरकार अपने प्रतिबंधों को हटा रही है तो हम इसे क्या कहते हैं। गुरुजी सरकार अगर ऐसा कर रही है कि अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को हटा रही है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मेरे बच्चे उदारीकरण, की सरकार उदार हो रही है, सरकार उदार हो रही है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्नलिखित में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है। कहते हैं वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप जब हमारा देश बच्चों विश्व स्तर पर एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, देश का वैश्वीकरण हो गया, तो मेरे बच्चे विभिन्न देशों के बीच में निम्नलिखित में से किसका निर्बाध प्रवाह हो रहा होता है, यानी कि बिना रोक टोक कोई भी चीज कहीं जा सकता है। पूंजी का, प्रौद्योगिकी का, श्रम का, बच्चों इनमें से सभी, पूंजी माने कि बच्चों फाइनेंशियल का, है ना, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का, और बच्चों श्रम का, सबका, ऑप्शन नंबर डी। अगला पढ़ते हैं विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताओ। डब्ल्यूटीओ में मनीष सर ने आपको क्या पढ़ाया है कि डब्ल्यूटीओ में कुल देशों की संख्या कितनी है। डब्ल्यूटीओ में विश्व व्यापार संगठन में 15,000 लाइव के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अभी भी इतना मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार करते हैं मुझसे। जल्दी बताओ कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य में देशों की कुल संख्या कितनी है। 164, 166 आंसर आ रहे हैं, 164 इसका सही उत्तर मुझे लग रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 164 कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा समाप्त हो गया, लो भैया लो। तो 10 क्वेश्चन ही इस चैप्टर में थे कुल। आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने कुल कितना सही किया, और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और बता दीजिए कि संजय सर अब मैथ लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं, मैथ। अब अगला हमारा जो है मैथ आने वाला है। चलो बच्चों जल्दी से बताना 10 में से कितना सही किया आप लोगों ने। चलिए मैथ 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 कहाँ चला गया भाई, फाइनल PDF ये रहा, तो ये करते हैं सेव, ये होता है डाउनलोड, ये होता है सेव। और चलिए फटाफट से मेरे बच्चों को मैथ में आज चैप्टर पता है कौन सा है, मैथ में आज चैप्टर कौन सा है पता है आप लोगों को, जल्दी बताओ फटाफट से, नहीं पता है तो बताओ दो, है ना मेरे बच्चे। मैथ में आज जो होने वाला है, मैथ में जो आज होने वाला है वो चैप्टर नंबर 5 है ना। क्या आप लोग AP चैप्टर आप लोगों का अच्छा है मेरे बच्चे। सर 10 नंबर का, क्या आप लोगों का AP चैप्टर बहुत बढ़िया है जल्दी बताओ फटाफट। इंग्लिश का क्लास नहीं होगा गुरुदेव, किसने कहा आपसे नहीं होगा, इंग्लिश का क्लास होगा, थोड़ा समय दीजिए। इंग्लिश में युवराज सर भी 12th वालों में बिजी चल रहे थे, उनका उधर सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब इधर होने वाला है। चलिए तो बच्चों जब आप AP पढ़ते हैं तो AP के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप लोगों को फटाफट याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला होता है AP में कि D = A2 - का A1, फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला होता है AN = A + N - 1 × D। थर्ड फार्मूला होता है SN = N/2, और यहाँ पर 2A + N - 1 × D, है ना मेरे बच्चे। और एक फार्मूला होता है जब AN मालूम हो SN = N/2,
2 और a प्लस में an। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। क्या ये सब फॉर्मूला याद है? क्या ये सब फॉर्मूला बात है ना, याद है? जल्दी बताओ यस और नो बच्चों, यस और नो याद है कि नहीं, बताओ जल्दी से। सर 10 नंबर का आंसर गलत है। लो भैया 10 नंबर का आंसर सही कीजिए, 10 नंबर का आंसर सही कीजिए आप लोग पहले कि विश्व व्यापार सेना। मैं भी पूछ लेता हूं गूगल से। ठीक है, कृपया बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का मेरा फोन बंद तो नहीं हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप आंसर देखेंगे जल्दी जल्दी से 166 बच्चों, वर्तमान में 166 है। वर्तमान की बात करें तो 166 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन सही है, वर्तमान में 166। ठीक है ना, आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चे 13 और 17 का समांतर माध्य क्या है। देखो समांतर माध्य एक्चुअली इसका टॉपिक है नहीं, पर इस चैप्टर में दे दिया गया है ना। एक मतलब हाँ एक जगह आया है चर्चा, एक जगह चर्चा है इसका, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो बच्चों समांतर माध्य मैंने सिखाया था कि माध्य कैसे निकलता है। भैया दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, जोड़ने से 30 होता है, 30 का आधा 15 होता है। तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाने का, हमारा 15 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। भैया ने, संजय सर ने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे कि अगर हम इसका सार्वंतर कैसे निकालेंगे, nवां पद यानी an का मान 5 - 3n है, तो सार्व अंतर बच्चों निकालने का तरीका मैंने सिखाया था। जो n के पास होगा यानी -3 होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर देखो बी, ऑप्शन नंबर देखो बी। अगर मैं कहता हूं कि किसी एपी का nवां पद 7 प्लस में 5n है, तो बताओ भैया d बराबर क्या होगा, जल्दी। तो मेरे बालक कहेंगे गुरुदेव n के पास 5 है, n के पास 5 है, n के पास 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस बच्चों 13 - 2n है, तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। इसका सार्व अंतर क्या होगा, 13 - 2n है, 13 - 2n है, तो सार्व अंतर क्या होगा। आप कहेंगे संजय सर देखो सार्व अंतर निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम 13 माइनस में 2n है, तो बच्चों यहां से -2 आंसर होगा, -2 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि p+1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ p, है ना। p का मान बताओ कौन सा होगा। तो बच्चों एक तो आप ऑप्शन से बना सकते हो, एक ऐसे बना सकते हो, मान लो दिस इज a, अगर ये हमारा प्रथम है, ये पहला पद है, मानो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। एक फॉर्मूला मैंने बनाया था कि दूसरा पद जो होता है वो पहले और तीसरे पद का औसत होता है, यानी 2 से भाग करके हमारा मान आता है। जल्दी कंप्लीटली देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे बनता है। तो पहला पद का मान है p+1, है ना। अब इसमें से मुझे जोड़ना है मेरे बच्चे 4p - 1, दोनों को जोड़ के भाग करना है किसने से, 2 से, तो बराबर निकलेगा b बोले तो 2p + 1, है ना। तो मेरे बालक 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4p + 2 1 कम 2। अब यहाँ पर p+1 है, प्लस में 4p - 1 है, 1 1 कैंसिल, 4 1 5 हो गया, तो 4p + 2 बराबर में 5p, ये 4p जाके घट गया, तो 2 बराबर में p, तो p की वैल्यू 2 आएगी। तो बच्चों ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी आप दूसरे तरीके से भी निकाले होंगे। सब लोग अपना आंसर मैच करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है, एकदम बच्चू सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। तो d बराबर फॉर्मूला होता है a2 - में a1 है ना, a2 - में a1। हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना, तो आज एप्लीकेशन पर एक क्लास ले लेंगे बच्चों, है ना। ऐप पर हमारी कौन सी क्लास होगी सर, बायो का चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव, है ना। अगर बच्चों हमारी जल्दी जल्दी क्लास खत्म हो जाती है, अगर 8 बजे तक भी हमारी क्लास खत्म होती है, तो हम लोग क्लास आराम से लगा लेंगे, है ना। तो दूसरा पद है -4 में 0 घटेगा, तो बराबर -4 आंसर होगा, यानी बच्चों ऑप्शन नंबर सी -4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। सर फलना फलना ने फलना के टीचर को, भैया मुझे नहीं पता ये सब चीज़, है ना। जल्दी बताओ, ये सब बात मुझे नहीं पता है ना। सर क्वेश्चन बहुत कम ला रहे हैं, अरे नहीं बच्चों, कभी ज़्यादा लाएं तो गुरुजी ज़्यादा ला रहे हैं। अरे थोड़ा कम ही पढ़िए, एक आध दिन ज़्यादा, कभी कभी कम पढ़ लीजिए, कभी कभी कम पढ़ लीजिए। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। तो समांतर श्रेणी में आप याद कीजिए, संजय सर ने आपको बहुत क्वेश्चन भी करवाया है,
ऐसा ना बोलिए कि नहीं करवाया मैंने। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? तो बच्चों 1, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ये 100% है बच्चों। रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 8, रूट के अंदर 28, रूट के अंदर 32, ये 100% है बच्चों। यहाँ पर ना ये माइनस में गलत हो गया है, यहाँ -6 होगा बालक, यहाँ -6 होगा, -10, -6, -2, 2, ये भी 100% है। जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत हो गया है, क्वेश्चन ही गलत है। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में नहीं है। सवाल ये होना चाहिए नहीं है, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, नहीं है ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बच्चों बताओ? ऑप्शन नंबर डी होगा, जहां पर क्वेश्चन में नहीं शब्द होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी का पूछा गया, सार्व अंतर बताओ क्या है? बालक डी बराबर होता है a2 माइनस का a1, यानी दूसरा पद है रूट के अंदर 50 में घटाएंगे रूट के अंदर 18। क्या बाबू घटेगा? क्या बाबू घटेगा? रूट के अंदर में क्या बाबू घटेगा? क्या बाबू घटेगा? बोलिए बाबू घटेगा। संजय सर कैसे घटेगा संजय सर? तो आप कहोगे सर देखो रूट पहना 50 को लिखते हैं 5 रूट 2, 18 को लिखते हैं 3 रूट 2, तो 5 रूट 2 में घटा 3 रूट 2 तो हो गया 2 रूट 2। क्या हो गया बताओ? 2 रूट 2। क्या हो गया बताओ? 2 रूट 2। क्या हो गया? 2 रूट 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? 2025 का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? बालक 1 से हमारा 7 हो गया, 6 बढ़ा, 7 से 9 हो गया, 2 बढ़ा। ऐसे बढ़ने से एपी नहीं होता है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ये घटेगा ही नहीं, ये एपी नहीं होता है। एक्स से 2x, 2 से 3x, 3 से 4x 100% होता है, 100% होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? ये भी 25 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ना मेरे बच्चे? उठ जा राही अब नींद से, उठ जा राही अब नींद से, तेरी धन दौलत सब सपना है, तेरी धन दौलत सब सपना है, सोया हुआ है क्यों गुमानों में। है ना मेरे बच्चे? कहते हैं कि उठ जा राही तू नींद से, तेरी धन दौलत सब सपना है। बच्चों जितना भी सोचते हैं दुनिया में कि मेरे पास आज 100 रुपया है, मेरे पास आज 10 लाख रुपया है, मेरे पास आज 1 करोड़ रुपया है, क्या किसी के पास कुछ रहने वाला है बच्चों? बताओ, क्या इस धरती पर किसी के पास कुछ रहने वाला है? क्या मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी नहीं मरेंगे? सब एक दिन इस दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे। तो याद रखिए बच्चों, जिंदगी में अमीर होने के साथ साथ एक चीज आप लोग जरूर सीखिएगा, जिंदगी में सुख, है ना, खुश होना सीखिएगा। क्या होना बच्चों बताओ? खुश होना, है ना मेरे बच्चे, खुश होना, है ना। अमीर होने के साथ साथ जीवन में हैप्पी होना जरूर सीखिएगा, क्योंकि बच्चों दुनिया में याद रखिएगा हैप्पी, आप जीवन में खुश किस प्रकार से हो रहे हैं, खुश होना बहुत जरूरी है जीवन में। याद रखिएगा, ऐसा कभी गलत मत सोचिएगा बच्चों कि जिसके पास पैसा कौड़ी है वो आदमी खुश है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हैप्पी होना भी बहुत जरूरी है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है। 1 2 3 4 बिल्कुल है, 3 3 6 3 9 3 12 बिल्कुल है, 2 2 4 6 8 बिल्कुल है। जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 1 5 9 का सार्व अंतर क्या होगा? 2025 में ये क्वेश्चन पूछा है। मजाक लग रहा है मुझे, मजाक लग रहा है। क्यों पूछा है क्वेश्चन? डी बराबर a2 माइनस a1, यानी 5 में से 1 चला गया मेरे बालक, 4 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी दिया गया है का सार्व अंतर बताइए। ये भी 2025 का है, यानी 25 में इतना क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ सार्वंतर, सार्वंतर और सार्वंतर। तो फार्मूला होता है मेरे बच्चे डी बराबर दूसरका माइनस पहलका। तो दूसरका है 3 प्लस रूट 2, है ना, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 में घटाएंगे पहलका को, सिर्फ 3 को, 3 3 कटी गेलो, क्या बच लो वो बचाओ, क्या बचा, क्या बचा बताओ, क्या बचा बताओ जल्दी से। सिर्फ और सिर्फ रूट 2 बचा है, सिर्फ और सिर्फ रूट 2 बचा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है? 2025 का सवाल है। कौन सा समांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है? 1 से 3 बच्चों 2 बढ़ा, 3 से 9 6 बढ़ गया, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये कखन पॉसिबल नहीं हो। तो ए स्क्वायर ए क्यू ये भी नहीं होगा, ए का स्क्वायर 1 होता, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, ये भी नहीं होगा मेरे बालक। तो होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ और सिर्फ बी, सिर्फ और सिर्फ बी, सिर्फ और सिर्फ बी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं मेरे बच्चे। देखो 2024, 23 और 24 2 साल, सॉरी 13 और 24 में पूछा गया सवाल है। सवाल है 11वां पद कौन सा होगा। पूरा जान लगा दीजिए बच्चों, लेकिन सही कीजिएगा, है ना मेरे बच्चे। 11वां पद कौन सा होगा। देखो पहले ए, पहला पद जो है -3 है। फिर बच्चों डी बराबर A2 माइनस का A1, यानी -1/2 और -A1 की वैल्यू -3 मेरे बच्चे, -1/2 और माइनस प्लस में 3 बराबर एलसीएम होगा 2, -1 और प्लस में 6 बराबर 5/2। क्या होगा 5/2, क्या होगा 5/2 निकल गया। अब पूछा 11वां पद। 11वां पद का मतलब है A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है बच्चों -3 और प्लस में 10 गुना D का मान क्या है, D का मान है 5/2, कट गया 5 बार में 5 25, तो लिखेंगे -3 और प्लस 25 बराबर 22 हमारा निकलेगा 22, 22 बच्चों। ऑप्शन नंबर देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी 22 22। ऐसे क्वेश्चन को इतनी बार बनाओ इतनी बार बनाओ कि आंसर याद हो जाना चाहिए, है ना। चलिए अच्छा, आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर याद हो गए आप लोग को, क्या ऐसा होता है, बोलो यस और नो। बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा ना। अगला है बच्चों की किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, इसका पांचवा पद 25 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। 2 साल बिहार बोर्ड ने लगातार पूछा था। मेरे बालक ध्यान दो, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, यानी A2 बराबर 13 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13। पांचवा पद 25 है, यानी A5 बराबर 25 है, A5 को लिखेंगे A प्लस 4D बराबर 25 है। अब अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस सॉल्व करेंगे A प्लस डी बराबर 13, A प्लस 4D बराबर 25, है ना। तो मेरे बच्चे ध्यान दे सकते हैं, कट गया D में से गया तो ये -3D बराबर -12, माइनस कट गया 4, D का मान 4 बच्चों, D का मान 4 आ गया। पूछा है सार्वंतर बताइए, यानी D का मान देखो 4 आ गया, तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा ना, D का मान 4 सी होगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी AP का प्रथम पद A है, सार्वंतर D है, तो nवां पद कौन सा होगा। इसका nवां पद कौन सा होगा मेरे बच्चे बताओ, nवां पद कौन सा होगा। आप सबको पता है कि nवां पद है ना सर, एक बार है ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ nवां पद कौन सा होगा। तो गुरुजी nवां पद A प्लस n-1, A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। बच्चों याद होगा आंसर, जल्दी बताओ 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य है, सबसे छोटी है 12, फिर है 15, फिर .99, है ना। तो बच्चों an बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, तो लास्ट में है 99, पहला पद है 12, प्लस में n-1 लेंगे, गुना D का मान 3 से बोला है, D 3 निकलेगा, तो 99 में से 12 घट गया, बराबर में n-1 गुणा में लिखेंगे 3 से। मेरे बच्चे 87 बराबर n-1 गुणा लिखेंगे 3 से, 3 से घटाएंगे 29 बार में, 29 में 1 आके जुड़ जाएगा, n बराबर 30 होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मेरे बच्चे हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है ना। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है मेरे बच्चे बताओ, कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 है मेरे बालक। तो हम लिखेंगे कि भैया फॉर्मूला होता है an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। मान लेते हैं nवां पद 88 है, यहाँ लिखेंगे 88 बराबर में A की वैल्यू लिखेंगे 1 और प्लस में n मुझे मालूम नहीं, D का मान A2 माइनस A1 3 निकलेगा, बराबर 88 में से 1 घट गया, बराबर n-1 गुणा में 3 बचा, यहाँ पर 87 बराबर n-1 गुणा में 3, 29 बार में, 29 में 1 आके जोड़ दो, तो बच्चों n बराबर हमारा आंसर 30 हो जाएगा, n बराबर 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा पद शून्य है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। 20 में पूछा मन नहीं भरा, 22 में पूछा मन नहीं भरा, 25 में पूछा, 3 साल बिहार बोर्ड ने पूछा है कि इसका कौन सा पद मेरे बच्चे है ना कौन सा पद जो है कि हमारा, कौन सा पद हमारा शून्य होगा। गुरुजी इसका आंसर सूत्र क्या लिखा, किसी को हैप्पी रहना ये मत सोचो है कि हैप्पी है कि बाहर से चेहरा, अरे क्या लिख रहे हैं आप लोग भैया, क्या लिख रहे हैं बबुआ, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। हमने माना कि शून्य कौन सा पद होगा, तो बच्चों हमने माना कि ये शून्य है। चलो भाई लिख देते हैं, A का मान बताओ कौन सा है। तो A का मान देखोगे तो 21 है, प्लस में n-1 गुना D का मान बच्चों -3 हो रहा है ना, -3 बच्चों ये हो गया -21 बराबर n-1 गुणा में
माइनस माइनस कट गया, 7 या 21 हो गया, 7 बराबर n माइनस 1, 7 में से 1 जुड़ गया तो n, तो n का मान बच्चों 8 होगा। आप देख सकते हैं n का मान 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है 8, ऑप्शन नंबर बी सही है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों यदि समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है तो बताओ a7 बराबर क्या होगा। सबसे पहला बात 2021 में पूछा था, a7 क्या होगा, यानी n की वैल्यू आपको 7 पुट करनी है। हम लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे an इज इक्वल टू 9 माइनस 5 गुना 7 बोला है तो n की जगह 7 रखो, 9 7 पचे 35, मेरे बच्चे 26 होगा, माइनस 26 होगा, माइनस 26 होगा, माइनस 26 होगा, माइनस 26 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, माइनस 26 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग क्या होता है। मेरे बच्चे विषम संख्या का योग 2025 में पूछा है ना, विषम संख्या का योग 2025 में पूछा है। हम लोग पहले पढ़ते थे प्राकृत संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग है ना, प्राकृत संख्या का योग मेरे बालक, प्राकृत संख्या का योग पढ़ते थे n इंटू n प्लस 1/2। फिर हम लोग पढ़ते थे मेरे बच्चे n सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, n सम संख्या का योग पढ़ते थे n इंटू n प्लस 1। अब पढ़ते हैं n विषम संख्या का योग, n विषम संख्या का योग, तो n विषम संख्या का योग होता है मेरे बालक n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर होता है, क्या होता है, n स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा, n का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों 1 + 2 + 3 यानी प्राकृत संख्या है ना, n बराबर क्या होगा। देखो 1 2 3 4 जो है ये तो प्राकृत संख्या है ना, और बालक अगर प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग दिया गया है मेरे बच्चे, है तो इसका छठा पद कौन सा होगा। 2025 में पूछा छठा पद, तो छठा पद निकालने के लिए मेरे बच्चे छठा पद कैसे निकलेगा, तो मुझे याद आ रहा है छठा पद निकालने के लिए मुझे शायद 5 पदों का योग है ना, छठा पद, 6 पदों के योग में से 5 पद का योग घटाना पड़ेगा, यानी 6 पदों के योग में से अगर आपको छठा पद चाहिए, अगर आपको F6 चाहिए तो S6 में से 6 पदों के योग में से 5 पदों का योग घटाना पड़ेगा, है ना। तो पहले चलिए हम 6 पद का योग निकालते हैं। सर 6 नंबर क्वेश्चन गलत है, लो भैया पहले 6 है ना, 6 नंबर क्वेश्चन बार देख लो, रुक जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है मेरे बालक बताओ, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखो बच्चों ये वाला तो है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का 25, 49 और 73, ये बिल्कुल है। ये 2 रूट 2, ये 3 रूट 2, 4 रूट 2 बिल्कुल है। ये -10 -6 ये बिल्कुल है। जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल सही किया मैंने, है ना। तो एक ही चीज फालतू कमेंट क्यों कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में एक बच्चे ने सवाल उठाया, ये भी 30वां नंबर बिल्कुल सही है। दोनों अपने आप में सही है, तो फालतू कमेंट कृपया ना करें, फालतू कमेंट से बचें, फालतू कमेंट से बचें। 17 नंबर में कोई गलती नहीं है, 17 नंबर में सवाल में कोई गलती नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, है ना मेरे बच्चे, जल्दी बताओ क्या कहीं मिस्टेक है तो बोलो, है ना, बताओ जल्दी से, हाँ बताओ, यस। अगला क्वेश्चन मेरे विद्यार्थी जी, एस है ना, S6, तो S6 कैसे निकलेगा, तो यहां पर जहां n है वहां 6 बैठाएंगे। S6 में जहां n है वहां 6 बैठाएंगे, यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 6 प्लस का 1, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 दूनी 12 प्लस का 1 होता है। मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, ये 9 हो गया टोटल, है ना, ये जोड़ने से 9 हो गया, ये 4 49 हो गया। अब हम काम करते हैं 5, तो 5 में बच्चों n स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 5 प्लस का 1, बच्चों 25 और प्लस 10 में 45 और प्लस 1 में 46, तो ये हो गया बच्चों 46 और वो हो गया 49, है ना। ये गलत हो गया क्या, 6 का स्क्वायर 36 था, 5 का स्क्वायर 25 था, वहां पर 6 दूनी 12 था, यहाँ बच्चों 5 दूनी 10 है। ठीक है, तो बताओ दोनों को घटाएंगे, 46 में से बच्चों 49 में से हमारा 46 घटा, 46 घटा तो आंसर 3 आ रहा है। क्या सही है, आंसर 3 सही है, नहीं है, गलत है, आंसर गलत है। तो मुझे मेरे बच्चे, मुझे लग रहा है कि 7 में से अगर आपको छठा पद निकालना है तो 7 में से आपको 6 घटाना चाहिए। एक बार करके देखते हैं तो, कि 7 पद जाकर के फिर 6 तक पद घटाइए, तो अब देखिए कितना होता है। तो बच्चों n स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 7 प्लस का 1, तो 49, 7 दूनी 14 और प्लस 1 15, तो मेरे बच्चे 5 9 5 14 हासिल रहा 1, 5 और 1 6 64 हो गया। मेरे बच्चे S7 निकल गया,
S6 निकाल के देखिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन तो है ना, तो बच्चों लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 6 का स्क्वायर 2 गुना 6 प्लस का 1 है, 6 के 36, 6 दूनी 12 प्लस का 1 बराबर मेरे बच्चे ये हो गया 49। अब घटा के देखिए तो, अब मेरे बच्चे घटा के देखिए तो S है ना A6 बराबर S7 माइनस S6 बराबर 64 में से घट गया 49 बराबर 15। आंसर है क्या 15? आंसर है क्या 15? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर आपको S दिया रहे और आपको जो भी पद चाहिए तो उसमें एक बढ़ा करके उसको घटाना है ना, तो छठा पद निकालने के लिए S7 में से S6 को घटाना पड़ेगा। चलिए बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट सवाल देखेंगे जो 2025 का पूछा गया सवाल है। 25 का सवाल है मेरे बच्चे, समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग बताइए। प्रथम 20 पदों का योग बताइए, पहले 20 पदों का योग बताइए। तो मेरे बच्चे पहले 20 पद का योग यानी SN बराबर N/2 होता है और 2A प्लस N-1 इंटू D होता है। पहले 20 पद का योग आपसे पूछा गया है। N का मान देखेंगे तो N का मान बच्चों 20 पद बोले हैं तो 20/2 लिखेंगे, फिर बच्चे 2 गुना A का मान है बच्चों 1 लिखेंगे, प्लस N का मान 20 माइनस 1 गुना D का मान, तो बच्चों 3 करके बढ़ रहा है तो 3 लिखेंगे बराबर बच्चों ये कट के 10 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 2 हो जाएगा, यहाँ 20 में से 19 गया, 19 गुना 3 19 या 57 होता है, 19 का अर्थ 1957 होता है, 10 गुना यहाँ लिखेंगे 59 बराबर 590 हमारा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 590, 590 हमारा आंसर है। चेक कर लीजिएगा सब लोग, चेक कर लीजिएगा 590, सब लोग चेक कर लीजिएगा 590 हमारा आंसर है बच्चों, है ना, 590 आंसर होगा। चलिए हो गया ना, 590 आंसर होगा। तो प्लीज एक बार बताइए आप लोग कि कुल मिलाकर हमने आपको 23 क्वेश्चन कराए इस चैप्टर में, आप लोगों ने 23 में से कितना सही किया है? 23 में से कितना सही किया, जल्दी जल्दी से बताइएगा। गुरुजी मेरे, है ना, ठीक है गुरुजी 22 नंबर नहीं समझ में आया, प्लीज समझा दीजिए। अच्छा वो इसका रूल है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसका रूल है ये ना, एस वाला रूल है ये बच्चों, एकदम अभी मैं तुरंत कैसे समझाऊं आपको। एस वाला रूल है जो मैंने एपी में जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था उस समय मैंने समझाया था, चैप्टर पढ़ाने के टाइम मैंने समझाया था, ठीक है ना। चलिए एक बार सेशन को सब बच्चे लाइक कर लेना, मेरे बालक सब लोग लाइक कर लेना, थोड़ा सा लेंदी मामला जाएगा, मैं इसको समझाऊंगा तो, है ना, कि अगर योग से आपको पद निकालना हो, योग से पद निकालना हो तो उसके लिए थोड़ा सा अलग हटके जाना पड़ता है। चलिए बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट। ठीक है, कुछ भी चीज को गलत बोलने से पहले एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए खुद से हिंदी। तो बच्चों अभी जल्दी से बता देना कि हमारा जो क्लास है, नेक्स्ट जो क्लास है वो बच्चों हमारा ऐप पे होने वाला है। किस पे होने वाला है? ऐप पे होने वाला है 8:15 में। कितने बजे? ऐप पर हमारा नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? कमेंट बॉक्स में लिखिए सब लोग, 8:15 PM में। जल्दी लिखो कितने बजे है नेक्स्ट क्लास, कितने बजे है, सभी बालक लिखेंगे कि 8:15 में क्लास होने वाला है। कहाँ पर होने वाला है? तो ऐप के अंदर होने वाला है, सब लोग याद रखिएगा। चलिए हिंदी में बच्चों हमारा पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, पहला है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? भारतीय प्रगतिशील लाना, भारतीय प्रगतिशील लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? तो लेखक संघ के महामंत्री जो रहे हैं 1949 से लेकर 1953 तक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, परंपरा का मूल्यांकन पढ़ रहे हैं ना। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? मेरे बच्चे ये तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था, ठीक है ना। रामविलास शर्मा का मेरे बच्चे निधन कब हुआ था, ठीक है ना। रामविलास शर्मा का निधन, जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा आंसर। सर ए नंबर सही है ना। 30 मई 2000 को, 30 मई 2000 को रामविलास शर्मा का निधन हुआ था, 30 मई 2000 को। अगला सवाल है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूरा ज्ञान जो है समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका रही है? साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की कैसी भूमिका रही है? तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की जो भूमिका है मेरे बच्चे हमेशा से निर्णायक रही है, याद रख लीजिएगा, निर्णायक रही है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चे जो लकीर के फकीर न होकर
क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं। मेरे बच्चे जार शाही कहाँ स्थित है? 19 और 20 2 साल बिहार बोर्ड ने पूछा है कि जार शाही कहाँ स्थित है, तो जार शाही रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा है, याद रख लीजिएगा। अगला है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? किस लेखक ने लिखा है कि यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है, यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य की नियामक नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन हैं? ऐसा कहने वाले मेरे बच्चे रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा बिरजू महाराज का। मेरे बच्चे मात्र हे भगवान 8 क्वेश्चन मात्र इस चैप्टर से लिया गया है। बहुत दुख की बात है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया है। मेरे बच्चे बहुत दुख की बात है, आज के सेशन में क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। कल सबका बदला लेगा तेरा फैजल, यानी थोड़ा स्पीड में आज का कंटेंट बनाए थे हम, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि सबका बदला कौन लेगा? फैजल लेगा बच्चों, है ना। चलिए गुरुजी, आप मैथ के क्रैश कोर्स में क्लास नहीं करवा रहे हैं, उसमें कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसको कवर करने के लिए भी मेरे बच्चे व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चलिए अब यहाँ से हमारा चैप्टर अलग हो गया, है ना। यहाँ से चैप्टर नंबर हमारा अलग हो गया। चैप्टर नंबर कौन सा होगा मेरे बच्चे? चैप्टर नंबर यहाँ से अलग हो जाएगा हमारा, चैप्टर नंबर 8, है ना। चैप्टर नंबर 8 यहाँ से शुरू हो जाएगा। 8 नंबर चैप्टर है। 8 नंबर चैप्टर है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? बिरजू महाराज का इंटरव्यू लेने वाले कौन थे बताओ, है ना। मेरे बच्चे बिरजू महाराज का इंटरव्यू लेने वाले कौन थे? तो उनका इंटरव्यू रश्मि वाजपेयी ने लिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? यानी बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी के साथ में आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? आप लोगों को तो एग्जैक्ट याद होगा बच्चों कि बिरजू महाराज ने अपने पिताजी के साथ में आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था। जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। आखिरी प्रोग्राम उन्होंने मैनपुरी में किया था। अगला सवाल देखते हैं कि किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला था? किनके साथ वो नाच रहे थे जब उन्हें पहली बार पुरस्कार मिला? अपने बाबूजी के साथ में, अपने चाचा शंभू महाराज के साथ में, या दोनों के साथ में? तो बच्चों पहली बार वो दोनों के साथ डांस कर रहे थे, तब उन्हें पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, जिनका नाम क्या था बच्चों? बताओ, जिनका नाम क्या था? नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था? प्लीज बताना आप लोग। तो नेपाल में बिरजू महाराज के जो रिश्तेदार थे उनका नाम ठुम्मक लाल, चुन्नू लाल, हरिलाल या झुम्मक लाल? तो उनका लाल झुम्मक लाल था। ऑप्शन नंबर डी होगा, झुम्मक लाल उनका नाम था। नेक्स्ट है बच्चों कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ घराने के वंशज थे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराने के किस पंडित किस पीढ़ी में मेरे बच्चे ना, लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार पंडित बिरजू महाराज थे? कौन सी पीढ़ी के कलाकार थे बच्चों? कौन सी पीढ़ी के? तो कहते हैं 7वीं पीढ़ी के। याद कीजिएगा, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म बच्चों लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा, लखनऊ में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये बिहार बोर्ड ने 3-4 बार सवाल पूछा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था। आपको याद होना चाहिए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था मेरे बच्चे। सर कल क्लास होगा? क्यों नहीं होगा भाई, डेली क्लास होगा। क्लास अब किस लिए बंद होगा? क्लास बंद होने का कोई एक रीजन बता दीजिए। अब क्लास बंद होने का एक रीजन बता दीजिए, है ना। हाँ, एक दिन बच्चों, जिस दिन इसका पेपर रहेगा 12th वालों का, जिस दिन 12th वालों का पेपर होगा उस दिन मेरे बच्चे बंद हो सकता है ना। उस दिन हो सकता है बंद, उस दिन हो सकता है, ठीक है ना। तो पूछा गया है बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म 1938 में, वर्ष 1938 में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे? 1938 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देखते हैं, जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? जीत जीत मैं निरखत हूं, यह जो पाठ है यह साहित्य की कौन सी विधा है? तो जीत जीत मैं निरखत हूं, यह बच्चों साक्षात्कार है। यह क्या है? यह साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत हूं, यह एक साक्षात्कार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? वह अपना गुरु किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना,
है ना। मेरे बच्चे, बिरजू महाराज अपना गुरु किसे मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना गुरु अपने पिताजी को मानते थे, अपने पिताजी को मानते थे। कहते हैं कि बिरजू महाराज ने बच्चों गांडा किससे बनवाया था? उन्होंने गांडा किससे बनवाया था? तो गांडा जो है मेरे बच्चे अपने पिताजी से बनवाया था। कहते हैं इसके लिए उन्होंने पिताजी को कितना रुपए नजराना दिया था? मेरे बच्चे 500 रुपए देकर के गांडा बनवाया था, 500 रुपए देकर के। कहते हैं अपना जज किसे मानते थे? बिरजू महाराज अपना जज अपनी अम्मा को मानते थे, अपनी अम्मा को। खुद को किसके शागिर्द मानते थे? खुद को किसके शागिर्द मानते थे? किसके शागिर्द? शागिर्द माने होता है शिष्य बच्चों। किनके शिष्य मानते थे? तो खुद को अपना बच्चों पिताजी का शिष्य मानते थे, है ना। पिताजी का शिष्य मानते थे कि मेरे पिताजी ही मेरे गुरु हैं, पिताजी का। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? मेरे बच्चे, बिरजू महाराज के विषय में पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो बिरजू महाराज जी कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी? तो नर्तक के रूप में, डांसर थे वो, नर्तक के रूप में। बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में थी, एक डांसर के रूप में थी। बिरजू महाराज कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिरजू महाराज को कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने आता था? सितार है, गिटार है, हारमोनियम है, सभी हैं। तो बिरजू महाराज को ये सब कुछ बजाने आता था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी होगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से या संतूर से? तो उनका जो संबंध है मेरे बच्चे, ये कथक नृत्य से है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े थे? तो बिरजू महाराज जुड़े थे हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से, है ना। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से पहली बार वो जुड़े थे, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से। बिरजू महाराज कितना रुपए है ना नजराना देकर अपने गुरु से गांडा बंधवाया था? कितना रुपए नजराना देकर उन्होंने अपने पिताजी से या अपने गुरु से, है ना, अपने गुरु से क्या बंधवाया था? गांडा बंधवाया था। तो 500 रुपए याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द मने होता है ना, शागिर्द मने होता है शिष्य। खुद को किसके शागिर्द मानते थे? किसके शागिर्द? शागिर्द मने शिष्य होता है, शागिर्द मने शिष्य। पंडित बिरजू महाराज के, है ना, 9.5 साल के थे तभी उनके, है ना, उनका देहावना, उनका बच्चों देहावसान हो गया। तो कौन बच्चों, कौन मर गए थे जब जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे? तो किनकी मृत्यु हो गई थी? तो पिता की मृत्यु हो गई थी, पिता की मृत्यु। अगला सवाल है, बिरजू महाराज खुद को किसके शागिर्द मानते थे? किसका शागिर्द मानते थे? किसका शागिर्द? तो खुद को पिता का शागिर्द मानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? वह किस उम्र के थे जब उन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड मिला? तो बिरजू महाराज 27 वर्ष के थे, याद रखिएगा, 27 वर्ष के थे। अगला है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम याद रख लीजिएगा, शंभू महाराज उनके चाचा थे, शंभू महाराज उनके चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो मेरे बच्चे चाचा थे, याद रखिएगा, चाचा थे। अगला सवाल देखते हैं, हलकारे का अर्थ क्या होता है? हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। क्या होता है? हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में कौन है? तो बच्चों पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूं, ये बिरजू महाराज के बारे में है। जीत जीत में निरखत हूं पाठ के लेखक कौन है? लेखक भी हैं बच्चों पंडित बिरजू महाराज। लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को ना तालीम बच्चों किससे मिली थी? तालिस नहीं, तालीम किससे मिली थी? तो अपने बाबूजी से, अपने पिताजी से शिक्षा मिली थी। तालीम माने शिक्षा। अगला है, पंडित बिरजू महाराज ने गांडा किससे बनवाया था? तो अपने बाबूजी से, अपने पिताजी से गांडा बनवाया था। बच्चों समाप्त हो गया। तो बताइएगा 35 क्वेश्चन में अच्छा खासा क्वेश्चन हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है। 35 क्वेश्चन में मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों ने कितना सही किया है? 35 में से 35 में से आप लोगों ने कितना सही किया है बताइए, है ना। सर संस्कृत का नोट्स, कौन सा नोट्स नहीं मिला संस्कृत में? संस्कृत में कौन सा नोट्स नहीं मिला है? क्या संस्कृत के बुक का नोट्स नहीं मिला है? क्या संस्कृत के ग्रामर का नोट्स नहीं मिला है? क्या नहीं मिला है बताओ? संस्कृत का कंप्लीट नोट्स पहले मिल चुका है। तो मेरे बच्चे जब तक चेक बिना किए कुछ भी फालतू कमेंट मत कीजिए, जाके चेक करके देखिए। कंप्लीट नोट्स आपको संस्कृत का पहले ही मिल चुका है। आज बायोलॉजी का नोट्स आपको मिलेगा, बायोलॉजी का, है ना। बायोलॉजी का नोट्स आज आप लोग को मिलने वाला है। सर बुक का नहीं मिला है? बुक का नोट्स नहीं मिला है? नहीं मिला है? बुक का मिला कि नहीं मिला? यस और नो? सर बुक का नहीं मिला है, वे नहीं मिला है। हम तो बहुत पहले बना के दे दिए हैं। ओ भाई,
अरे भैया हमारा है, माफ कर दो, मेरी जुबान फिसल गई थी, माफ कर दो। माफ कर दो बच्चा लोग, मेरी जुबान फिसल गई थी। ठीक है बच्चों, दिलवा देंगे ना, बना हुआ है, वो बना के रखा हुआ है, वो बना के रखा हुआ है बच्चे, बना के रखा हुआ है। ठीक है ना, नहीं दिया है तो हमको लगा था, है ना। ठीक है, दे देंगे। अरे मिल जाएगा, इतना दिन से काहे ने बोला था वे, पगलू सब कहीं का, बना बहुत पहले बन गया है, बहुत पहले मैंने बना के दिया है, बहुत पहले। ठीक है ना। आ जाओ। आ जाओ। कहते हैं बच्चों की हमारा क्या है, सवाल क्या है कि बच्चों क्षमा किसका नाश करती है। कहते हैं जब आप क्षमा कर देंगे, जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो क्या होता है, क्षमा बच्चों क्रोध का नाश करती है, क्रोध का नाश करती है क्षमा। कहते हैं नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं, कहते हैं नीति श्लोका पाठ में पढ़ाए होंगे 10 गो श्लोक है। कितना है, 10 गो श्लोक है। नीति श्लोका पाठ को बच्चों किसने लिखा है, विदुर ने लिखा है। किसने लिखा है, विदुर ने। विदुर क्या थे, तो विदुर बच्चों मंत्री थे। विदुर क्या थे, मंत्री थे। नीति श्लोका पाठ जो है बच्चोों विदुर नीति से कहां से लिया गया है, बताओ कहां से लिया गया, तो विदुर ना, विदुर नीति से लिया गया, जो महाभारत के किस से, है ना, तो उद्योग पर्व से, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है मेरे बच्चे, ये विदुर नीति से है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। भैया जिस धर्म में सत्य है, ट्रूथ है, वही धर्म की रक्षा हुई। नेक्स्ट, नरक के कितने द्वार हैं, नरक के कितने द्वार हैं बच्चों। कहते हैं कि बिना मांगे दुनिया में, मतलब बिना कुछ किए दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, नरक जाने के लिए भी मरना पड़ता है। कैसा लगा सुन के, बताओ, मेरी शायरी सुनो कि बिना कुछ किए दुनिया में कुछ नहीं मिलता, बिना कुछ किए दुनिया में कुछ नहीं मिलता, नरक भी जाने के लिए मरना पड़ता है। सोचो कितना खतरनाक शायरी बन गया ना। मस्त बना ना कि बिना कुछ किए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, बिना कुछ किए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, नरक जाने के लिए भी मरना पड़ता है। है कि नहीं है, बताओ। ठीक है ना, तो नरक के 3 द्वार हैं बच्चों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। तो नीति श्लोका पाठ जो है बच्चों महाभारत के किस पर्व से, याद होगा आप सभी को, 25, 22 और 24 में सवाल पूछा बिहार बोर्ड ने। नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है। ऑप्शन बी होगा। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, तो मेरे बच्चे विदुर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहते हैं विदुर किसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो महाभारत अगर आप लोग देखे होंगे तो जो विदुर होते हैं वो किनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वो मेरे बच्चे किसके, धृष्टराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, धृष्टराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सतत प्रियवादी लोग जो हमेशा मीठा बोलते हैं। देखो बिहार बोर्ड ने 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, मन नहीं भरा भैया, हो सकता है 25 में भी पूछा हो, अब ये 26 में 100% आएगा। कहते हैं सतत प्रियवादी यानी हमेशा मीठा बोलने वाले लोग कैसे हैं, तो हमेशा मीठा बोलने वाले जो लोग हैं बच्चों वो सुलभ हैं, आपको हमेशा मिल जाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी चापलूसी करेंगे, वो सुलभ हैं। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है ना, ये 25 में पूछा है, सुख क्या देती है। कहते हैं मेरे बच्चे कहते हैं एक ना मतलब एको धर्म सुख नहीं, अहिंसा सुखावहा, अहिंसा सुखावहा, आप लोग पढ़े होंगे कि अहिंसा क्या देती है, सुख देती है, अहिंसा सुख देती है, अहिंसा सुख देती है। कहते हैं अनर्थ का नाश किससे होता है, तो मेरे बच्चे अनर्थ का नाश होता है मेरे बच्चे विनय से, विनय से, क्षमा से नहीं बच्चों, आचार से नहीं, पराक्रम से, माफ कीजिएगा, पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है, पराक्रम से, पराक्रम से, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है, तो नीति श्लोका पाठ विदुर नीति से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है, विदुर नीति के रचनाकार महर्षि विदुर हैं मेरे बच्चे, महर्षि नहीं माफ कीजिएगा, मंत्री विदुर हैं। अगला, विनय को कौन मारता है, विनय, विनय को मारता है ना मेरे बच्चे, ना सुकृति नहीं, आकृति नहीं, अपकृति, है ना, विनय को कौन मारता है बताओ कमेंट बॉक्स में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दोनों ऑप्शन में बताओ क्या सही है। विनय को कौन मारता है, हमने पढ़ाया था आकृति बच्चों ना, जो बुरे कर्म होते हैं वो विनय को मारता है, आकृति होना चाहिए, आकृति, ऑप्शन नंबर सी मैंने पढ़ाया था। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, कैसे इंसान जहां ढूंढो वहीं मिल जाते हैं। कहते हैं प्रियवादी, हमेशा प्रियवादी बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है, कहते हैं बच्चों, है ना, बिना बुलाए कौन आता है। एक बार प्यारे बच्चों, है ना, रानी 2-3 अपने सहेलियों के साथ बात कर रही थी, है ना, रानी जो है, एक रानी थी, देखो रानी को देखो हंसना मना है, रानी जो है 2-3 सहेलियों के साथ क्या कर रही थी बताओ, ये ठोनक चिप्पी सहेली है ना, 2-3 ठो सहेलियों के साथ रानी क्या कर रही थी बोलो, बातचीत कर रही थी।
रानी 2-3 सहेलियों के साथ क्या कर रही थी, मच्छर भागो, है ना, रानी 2-3 सहेलियों के साथ क्या कर रही थी, बातचीत कर रही थी। उसी के बीच में राजा आ गया, उसी बीच में राजा आ गया और राजा आकर के रानी को टोक दिया कि सुनो रानी। तो रानी ने पता है क्या बोला, रानी ने बोला बोलो मूर्ख। क्या बोला, बोलो मूर्ख। अगर आप लोग राजा होते तो क्या करते, सर हम तो एक तमाचा खींच के मारते। हम उनको कह रहे हैं सुनो रानी, और रानी कह रही है बोलो मूर्ख, है ना। तो ये बात सुनने के बाद राजा चले गए कालिदास के पास। राजा किसके पास चले गए, तो गुरुजी राजा चले गए कालिदास के पास, है ना। राजा चले गए कालिदास के पास और कालिदास को जाकर के बोला कि मेरी पत्नी ने मुझे मूर्ख कहा, मेरी पत्नी ने मुझे मूर्ख कहा। तो उन्होंने कहा आखिर ऐसा आपने क्या कर दिया जो आपकी पत्नी ने मूर्ख कहा। तो बोला मैंने तो कुछ नहीं कहा, रानी अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी, हम जाकर के सिर्फ उसको बोलो सुनो रानी। तब कालिदास ने कहा देखिए, जो बिना बुलाए कहीं जाता है, जो बिना बुलाए कहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा, मूर्ख की पहचान उन्होंने बताई कि जो बिना बिना बुलाए कहीं जाता है, बिना बुलाए कहीं जाता, कहीं जो बिना बुलाए कहीं जाता है, जो दो लोगों के बीच में बोलता है, दो लोगों के बीच में बोलता है, दो लोगों के बीच में बोलता है, और जो 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 मेरे बच्चे, है ना, जो बिना बुलाए कहीं जाता है, जो दो लोगों के बीच में बोलता है, उसे मूर्ख कहा गया है बच्चों, उसे कहा, है ना। और जो अविश्वासी पर विश्वास करता है, जो अविश्वासी पर विश्वास करता है, जो अविश्वासी पर क्या करता है, विश्वास करता है। एक बार आपका दोस्त आपसे कॉपी लिया था, फिर कॉपी लिया, आज तक आपको वापस नहीं दिया, फिर उस पर विश्वास कर रहे हैं आप, समझिए आप मूर्ख हैं। तो बच्चों उन्होंने कहा कि ये सब है, जो बिना बुलाए जाता है उसको मूर्ख बोलते हैं, जो दो लोगों के बीच बोलता है ना। अब राजा को समझ में आ गया, अब राजा को समझ में आ गया कि आखिर हमारी पत्नी हमको मूर्ख क्यों बोली है ना। तो मेरे बच्चे देख सकते हैं, तो क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन आता है, तो बिना बुलाए बच्चों कौन आते हैं, तो बिना बुलाए मूर्ख आते हैं। तो अब राजा समझ गए कि मेरी पत्नी हमको मूर्ख क्यों बोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं। ऐसे लगता है जैसे एगो नानी का घर का द्वार है, एगो नाना का ना, एक ठो दादी के घर का है ना, एक ठो मौसी घर का है। नहीं बच्चों, ये सब काम, क्रोध और लोभ, आपके अंदर कामना आ जाए, सेक्सुअल डिजायर आ जाए, हमेशा आप वही गलत सोच रहे हैं मन में, समझिए आप नर्क जाएंगे। आप क्रोध, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, समझिए नर्क जाएंगे। आपको लोभ, लालच सता रहा है, 5 टकिया चॉकलेट दिखा के आपका दोस्त दिन भर आपको घुमा रहा है, तो समझिए आप नर्क में जाएंगे। तो काम, क्रोध और लोभ ये सब किसके दरवाजे हैं, नर्क के दरवाजे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे विद्यार्थी जी, आखिर हमारा कोई बच्चा नर्क में नहीं जाएगा। उत्तम शांति क्या है, 25 में भी पूछा है, उत्तम शांति किससे है। कहते हैं सत्य तो धर्म के लिए है, क्षमा लक्ष्मी भी नहीं बच्चों। तो विद्या जो है ना, विद्या परम श्रेष्ठ है, विद्या तो बच्चों परम श्रेष्ठ है ना। तो क्षमा से शांति मिलती, क्या है, उत्तम शांति तभी मिलता है जब आप लोगों को क्षमा करते हैं। दिल से लोगों को क्षमा करना सीखिए, दिल से लोगों को क्षमा कीजिए। कहते हैं विद्या की रक्षा किससे होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, यानी अभ्यास से होती है। अगला है बच्चों, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। जो अधम लोग होते हैं, जो नीच कोटि के लोग होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वही अविश्वासी पर विश्वास करते हैं, मूर्ख लोग। कहते हैं सुखावह क्या है, तो बच्चों सुखावह क्या है, अहिंसा है जो कि सुख देता है, अहिंसा है जो सुखावह है। जो अहिंसा है मेरे बच्चे वो क्या देता है, सुख देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चों, विदुर कौन था, तो विदुर याद रखिएगा मंत्री था। विदुर क्या था, मंत्री था। अगला, महाराज धृष्टराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। महाराज धृष्टराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर मंत्री विदुर देते हैं मेरे बच्चे। अगला सवाल है, अपृष्टो बहुभाषते, जो कम लोग होते हैं, मतलब जो कम ज्ञानी लोग होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं। आप देखे होंगे घर में खलिया बर्तन धनमन बेसी करता है, खरिया बर्तन धनमन बेसी करता है। आप लोग गांव में देखिएगा, जो लोग कम पढ़े लिखे होंगे वो भचर भचर ज्यादा करता है, बोलो हाँ या ना, यस और नो। जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा बोलते हैं। तो कहते हैं ना, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है, तो यह नीति श्लोका पाठ में कहा गया है। अगला सवाल है, परम तृप्ति किससे मिलती है, तो परम तृप्ति किससे मिलती है, विद्या से बच्चों हमें परम तृप्ति मिलती है। अगला सवाल है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने प्रकार के दोष त्याग देने चाहिए। तो बच्चों अगर आपको जीवन में उन्नति चाहिए तो 6 प्रकार के दोष होते हैं मेरे बच्चे, बताओ कौन कौन सा। कहते हैं बच्चों कहते हैं तंद्रा, है ना मेरे बच्चे, बताओ 6 प्रकार के दोष क्या हैं, बताओ कौन कौन सा है। तो कहते हैं निंद्रा,
निंद्रा, निंद्रा, तंद्रा। मेरे बच्चे बताओ क्या है? निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, निंद्रा, तंद्रा, आलस्य। बताओ और बताओ मेरे बच्चे। आलस्य, निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता मतलब काम को देर से टालने की आदत। और बताओ दो कौन सा छूटा है? अरे जल्दी बताओ। निंद्रा, तंद्रा, अरे बोलिए बबुआ। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य। भय, भय भी त्यागना है, क्रोध भी त्यागना है। तो मेरे बच्चे ये है 6, निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, क्रोध, भय और दीर्घ सूत्रता। ये 6 प्रकार के हैं। अगला है रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा करने के लिए मेकअप करना पड़ेगा, यानी कि बच्चों मृजया, मृजया किससे होती है? रूप की रक्षा मृजया से होती है। अगला सवाल है आचार का हनन किससे होता है? मेरे बच्चे अलक्षण से। आचार खत्म मतलब कि आपका अच्छा आचरण खत्म तब होगा जब आप अलक्षण करेंगे। खराब लक्षण आपके अंदर आ गया तो समझिए आपका जो आचार है वो खत्म हो जाएगा। परपीड़न किसके लिए होता है? परपीड़न होता है पाप नाश के लिए। किसके लिए होता है? पाप नाश के लिए परपीड़न होता है। और घर की शोभा कौन होती है? तो स्त्री जो है वो घर की शोभा होती है। स्त्री क्या होती है? घर की शोभा होती है। थैंक यू सो मच, आप लोग आज के क्लास में जुड़े और आप मुझे बताइए कि 29 में से कितना सही हुआ। आज क्वेश्चंस कुछ कम थे लेकिन बच्चों उसकी भरपाई अभी एक और क्लास लेकर हम करेंगे। जल्दी बताओ 29 में से मेरे बच्चों ने कितना सही किया? 29 में से जल्दी बताओ 29 में से आप लोगों ने कितना सही किया है? और हाँ बच्चों है ना, सबसे पहले लिखेंगे अब हमारा, ठीक है। चलिए फिजिक्स में तीसरा है। कल मेरे बच्चे बायोलॉजी में क्या होगा? साइंस में ध्यान दीजिएगा, साइंस में बायो होगा, यानी बच्चों है ना, नोट कीजिए होमवर्क जल्दी से, जल्दी होमवर्क नोट कीजिए। परिवहन होगा, क्या होगा? परिवहन होगा। मेरे बच्चे एसएसटी में जो हमारा होगा चैप्टर नंबर है ना, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 और 8 होगा। 7, 8 है ना, 7, 8 हो गया क्या? इकोनॉमिक्स में 7, 8 हो गया क्या? कौन सा चैप्टर था अभी? नहीं 6 तक हो रहा था। मैथ्स में बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा। मैथ में चैप्टर 6 होगा। हिंदी में मेरे बच्चे, हिंदी में चैप्टर 9 और 10 होगा। 9 और 10 होगा गदखंड का। मेरे बच्चे हिंदी में गदखंड है ना, गदखंड चैप्टर 9 और 10, 9 और 10 होगा। संस्कृत में मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 8 होगा, ठीक है ना। संस्कृत का चैप्टर नंबर 8 होगा। तो क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या आप लोगों ने कल तैयारी करके जो चैप्टर आना है क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताओ, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो बताओ जल्दी से। इकोनॉमिक्स में 7 तक हो गया है गुरुजी। अच्छा 7 तक हो गया है। ओ भैया, अच्छा 7 तक हो गया है, ठीक है। तब 7 चैप्टर, ओ 7 चैप्टर ही है ना, तो 7 चैप्टर होगा मेरे बच्चे है ना। 7 चैप्टर का 7 ही रहने दो बस। इकोनॉमिक्स में एक ही चैप्टर रहने दो, ज़्यादा क्वेश्चन ले लेंगे। चैप्टर 7 ही रहने दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन ले लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन ले लेंगे। 8 चैप्टर नहीं है, हाँ हम समझ गए, ज़्यादा क्वेश्चन ले लेंगे। चैप्टर 7 ही रहने दीजिए, क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा कर लेंगे, क्वेश्चन की संख्या कर लेंगे। बच्चों बताओ नेक्स्ट हमारी क्लास कितने बजे है? नेक्स्ट क्लास ऐप पर कितने बजे है बताओ? ऐप पर क्लास है 8:15 में। और सुबह बच्चों यूट्यूब पर कितने बजे क्लास होती है? यूट्यूब के क्लास के बारे में बताइए सबको आप लोग कि 6 बजे सुबह होती है। और क्लास का नाम क्या है बच्चों? क्लास का नाम क्या है? तांडव। क्या नाम है? तांडव क्लास है बच्चों। और कल क्या होने वाला है गुरुजी? कल होने वाला है साइंस। क्या होने वाला है? कल सुबह साइंस होने वाला है। तगड़ा हो जाएगा, गर्दा मच जाएगा, गर्दा मेरे बच्चे, गर्दा मच जाएगा। सुबह मिलते हैं 6 बजे है ना। चलिए तो अभी मिलते हैं, पहले हम लोग ऐप पे फिर मिलेंगे यूट्यूब पे। लव यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का क्लास थोड़ा सा आप लोग को कम क्वेश्चन था लेकिन टेंशन मत लीजिए, क्लास हुआ इस बात की खुशी है ना। इसका टेस्ट अपलोड करवा देंगे। अगर टेस्ट अपलोड नहीं हुआ होगा तो बच्चों जो भी टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है बच्चों कल तक में सारा टेस्ट अपलोड करवा देंगे, ठीक है ना। बाय, मिलते हैं क्लास में। लव यू बच्चों, बाय सभी को। इंग्लिश का अपडेट आप लोग को देते हैं बात करके है ना। अभी मिलते हैं 8:15 में, थोड़ा देर के बाद, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, थोड़ी देर के बाद।